हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो अभी बना रहा था ना, तो पैसा लगा या नहीं लगा, उसी में मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि यार एफ बेच रहे हैं ना, तो क्यों ना इस पर एक बार डिस्कशन कर लें और अपने जितने भी साथी हैं ना उनको बता दें कि एफ गलत नहीं है। ठीक है, एफ का बेचना कोई गलत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत कमजोर हो रहा है ना। लोग क्या बोलते हैं, एफ छोड़ के जा रहे हैं, हम कमजोर है। ऐसा थोड़ी होता है। भारत कमजोर नहीं हो रहा है। मैं पुनः एक बात बता रहे हैं, भारत कमजोर नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग अब एक नई उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं, नई लॉ एंड ऑर्डर, जो भी बोलिए, नई व्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई ना कोई चीज के लिए तो हमेशा आगे बढ़ना है, नई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो सबसे पहले एफ आई एस देखिए, फूफा हमेशा गलत नहीं होते हैं। ठीक है ये फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर गलत नहीं है। देखिए, इन्होंने पैसा लगाया भारत में। ठीक है, अपना डॉलर जो था उसको लगाया। पहले था, मान लीजिए $1 का दाम था 70 रुपया में लगाया। ठीक है, अभी $1 का जो है ये टूट के 85 हो गया। अब बताइए, इनको यहीं पर ही 15 रुपया का नुकसान हो गया है। बोलिए, है हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलिएगा सर मार्केट भी तो उतना भागा। अरे ठीक है, तो पहले मार्केट यहां से 70 से जितना भागा है उसमें आप 15 मतलब इसमें 15 रुपया बढ़ गया, तो वो तो बहुत ज्यादा परसेंटेज हुआ ना। मतलब 20% हो गया। तब आप बताइए, तो उनका कमजोर हुआ कि नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट? अगर वो निकालते हैं तो उनको तो नुकसान हुआ। अगर यही मजबूत हो जाता तो मार्केट 0% का भी रिटर्न देता तो भी इनको बेनिफिट होता। ठीक, तो यहाँ रुपया का कमजोर हो रहा ना, उनका निवेश ऐसे ही टूट जा रहा है। या तो आप इसको ये बोलिए कि डॉलर का मजबूत होना है, उनका निवेश ऐसे ही कमजोर हो जा रहा है। अब जब से ट्रम्प साहब आए हैं, वो एगो अलगे को रटे हुए कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो ले जाए अमेरिका के साइड में ले जाके रहिए अमेरिका को। कहीं वैसे अमेरिका फर्स्ट होता है? सबका साथ सबका विकास जो बोला गया है वो ऐसी बोला गया है। ठीक है, अमेरिका से आप पूरा सब कुछ कर लीजिएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी उनका आना, ट्रम्प साहब का आना, और काफी मतलब राजनीति हलचल दिख रहा है सामने। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि बिना डॉलर का भी आदमी जीवित रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये चीज तो कंफर्म हो गया है। ये चीज में कोई भी अब शंका नहीं है। ठीक है, कोई शंका नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। डॉलर नहीं है तब भी देश आगे बढ़ सकता है, तब भी वो जीवित रह सकता है। रूस ने इसको साबित कर दिया। अब आप बोलोगे सर रूस के पास तेल था ना तो बेच के साबित कर दिया। अरे हम लोग के पास तो नवयुवक है? हम लोग के पास तो पूरा यूथ है। क्या बात करते हैं? तो आप बोलोगे सर यूथ का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम वही बोलेंगे कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, यूथ का कैसे वैल्यू नहीं है? अब जापान में कोई एक आदमी 5 घंटा काम करता है, थक जाता है, या हम लोग 20-20 घंटा काम करते हैं, तो फर्क नहीं है? फर्क है ना सर। तो वही चीज है, यूथ है तो बहुत बड़ा पावर है, उसको सही रास्ता दिखाया जाए। अब हाथ में डंडा बंदूक थमा के और धार्मिक क्या बोलते हैं उसको, उपलब्धि बना दें, उपद्रवी बना दें, तब तो फिर गलत है यूथ का। जिस तरह श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, मूर्ख की तरह काम करेंगे तो गलत है। तो यूथ पावर बहुत बड़ा पावर है और इंडिया के पास वो चीज है। तो डॉलर का कमजोर होना कहीं ना कहीं दूसरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सुगबुगाहट बहुत तगड़ा हुआ है। और खासकर जयशंकर साहब ने भी उस समय ब्रिक में बोला था कि दूसरा कोई मुद्रा की तरफ सोचना चाहिए। मतलब एक हिंट्स हुआ था, उसी समय कान खड़ा हो गया था मेरा, ओहो यहां से कुछ हुआ है। अब जो जयशंकर साहब ने बोला था उसको बहुत ही मतलब सही समझा जाए तो अभी देखिए हुआ क्या है। नवंबर का आरबीआई जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक सोना खरीद कर मतलब सामने आया है। ठीक है, तो आप बोलेगा अच्छा दुनिया का, तो बड़ा बढ़िया बात। हाँ, तो हमें डॉलर से ज्यादा भरोसा सोना पे है और यही चीज रसिया ने साबित भी किया है। यूक्रेन पर लड़ाई करने से पहले पूरा सोना खरीद लिया, खूब खरीदा। ठीक है, इतना खरीद लिया कि अब आराम से हम मतलब डॉलर से सोना खरीद खरीद के रख लिया रसिया। उसके बाद आक्रमण किया, उसके बाद उसको स्विच से बाहर कर दिया गया, उसको डॉलर बैन कर दिया गया, पूरा दुनिया में उसका डॉलर जमा कर लिया गया। वो पहली सब जगह से सोना खरीद लिया। ठीक है, और इस सोने के बदौलत वो अपने देश को आज चला रहा है और यूक्रेन को तो बर्बाद करिए दिया। और नाटो तो उसको देख के डरता है। छोटा सा आदमी नहीं, बवाल आदमी है, एक नंबर आदमी है है ना, मस्त है। तो उसका कारण क्या है कि उसके पास गोल्ड हुआ। हो सकता है कि जो अभी ब्रिक में चल रहा है कि आप रुपया में ट्रेड करिए, हम रूबल में करेंगे। आप रुपया में ट्रेड करिए, हम वहाँ का चाइना में यंग चलता है ना जो भी है,
युआन में चलता है वही जो है उसमें करेंगे, जहां का जहां है वहां का करेंगे। इससे क्या होगा, एक बहुत ही संतुलित ट्रेड व्यवस्था बनेगी। अभी क्या है, दादागिरी वाला है, समझे? जैसे नहीं पहले चलता था अंग्रेज लोग कि तुम खेती कुछ करो मत करो, कर तो देना पड़ेगा। ठीक है, पहले अनाज पे होता था, फिर बोला आप जमीन पे दो। तो वो सिस्टम अभी ये इसने कर दी, डॉलर ने कर रखा है कि दुनिया में कहीं कुछ भी ट्रेड हो भैया, डॉलर को तो चढ़ावा चढ़ेगा ही, यूएस को चढ़ावा चढ़ेगा ही। ठीक है, तो इस व्यवस्था को आप ही बताइए कि भारत भारत और रूस तेल खरीद रहा है और तेल मान लीजिए बेच रहा है। भारत, रूस से भारत में तेल आया, ठीक। अब भारत क्या किया कि इसका पेमेंट डॉलर में किया रूस को, और रूस उस डॉलर को लिया। अब ये बताइए, डॉलर में जो पेमेंट कर रहा है ना वो भारत की करेंसी है और ना रसिया की करेंसी है। आप एक कॉमन सेंस की बात समझिए, ना वो भारत की करेंसी है ना वो रसिया की करेंसी है, तो डॉलर में पेमेंट कर रहा है। तो अब ये कहेगा भाई ये कौन सा सिद्धांत है, ये तो जबरदस्ती वाला है, माथा पे आपका डाल रखा है। तो ये किसका है, अमेरिका का है। अमेरिका बोलता है भैया डॉलर में करो, बस नहीं करोगे तो हम बवाल कर देंगे। तो वो चीज है। तो भारत और रूस ट्रेड किया तो हम डॉलर में काहे करें? बहुत सही क्वेश्चन है, लेकिन दम होना चाहिए इस चीज को मजबूती से रखने के लिए। तो रसिया ने इस चीज को किया है। तो अभी क्या हो गया, पिछले 3-4 साल से, जब से रूस यूक्रेन का हुआ है उसके बाद 3 साल हो गया ना सर, 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गया, 21 में हुआ था। तो उसके बाद जो सामने आया है, तो रूस ने क्या बोला कि भाई साहब ऐसा करो, भारत में एक तो बैंक खोल दो, वो बैंक का नाम जो भी आपको रखना रख दीजिए, है ना, बाकी डिटेल आप जाके देख लीजिएगा, सब मिल जाएगा। जो हम बता रहे हैं मोटे तौर पर बता रहे हैं, इससे क्या है कि आपको समझने में आसानी रहे। तो रसिया ने भारत में बैंक खरीद लिया, वो बैंक खोल लिया, चाहे अकाउंट खोल लिया। अब इसमें बोला कि भारत को हम दिए, जो तेल दिए ना उसका जो भी पैसा है वो आप रुपया वाला इसमें जमा कर दीजिए। भारत बोला कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत ने अपना रुपया में यहां पैसा जमा कर दिया। चलो जी, बढ़िया बात है। अब रूस को भारत से कुछ भी लेना है तो इसी रुपया को खर्च करके उसका आईटी को यूज कर रहा है, उसका फार्मा को यूज कर रहा है, उसका जो भी चीज उसको लेना है वो चीज इसी बैंक के रुपया से वो यूज करके खरीद रहा है। अब क्या है कि मान लीजिए यहां से फार्मा का गया है रसिया में, तो यहां पर जो बैंक है वो जो भी रूबल है, जो भी रसिया का करेंसी है, वो उसमें जमा हो रहा है। अब फार्मा का मान लीजिए वो 100 रुपया का ले गया तो 100 रुपया वो अपना बैंक में जमा कर दिया। अब इसमें जो है भारत को जब भी यहां से कुछ खरीदना है तो भारत यहां रूबल से खरीद सकता है। हाँ, इसमें क्या है कि ट्रेड डिफिशियंसी बढ़ जाता है कि तेल तो हमेशा काम आता है ना, तो उस हिसाब से ट्रेड डिफिशियंसी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसको भी मैनेज किया जाए कि भैया फार्मा भी तो हमेशा काम आता है, दवा और दारू दोनों काम आता है। तो इस तरह से मतलब मैनेज करने का एक अलग विषय है, ये दो देश का आपस का अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये तीसरा महाशय जो आ गया, इसको कट देने का क्या मतलब है? ये बात खनक रही थी दिमाग में, खटक रही थी, उसको कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा डुइट करने का समय आ गया है। इसलिए भारत ने भी सोना खरीदा है, और नंबर 1 पे कौन है? चाइना। चाइना बोला रे भाई खरीद लो, हाँ ये टेरिफ टूरिफ लगाएगा, कौन चीज करेगा बवाल, तो बात का बात है, पहले खरीद लो सोनू है। तो चाइना ने भी अपना जो है 21 टन की वृद्धि की है, तो बढ़िया है ना, जनवरी के दौरान खरीद। अब ये क्या है जो बताया जा रहा है, ये किसके हवाले बताया जा रहा है? जैसे सिंगापुर बेचा, तो सिंगापुर बता रहा भाई कि हम इतना बेचे हैं, है ना, 5 टन की कटौती हुई है, जो भी है, तो सिंगापुर ने बेचा है। और भी कहीं कहीं से खरीदाया गया है, तो ये सब चीज तो नहीं उतना लीक होगा ना, लेकिन जो बातों में है उस चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। जब कोई बड़े जो देश के, खासकर रविशंकर साहब जैसे माफी चाहेंगे, अब फिर आप बोलिएगा सर आप तो आरबीआई चीफ को शक्तिमान बना दिए, अजय शंकर साहब को रविशंकर बना दिए, माफी चाहेंगे, ये मेरा फॉल्ट है ना। तो इसलिए जब ये बड़े नेता कुछ बोलते हैं ना, तो काफी दूर तक का बोलते हैं, इसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ एफआईएस की बिकवाली कोई गलत नहीं है, पहली बात तो ये। अब आई बात कि यार डीआईएस की खरीदारी, सर डीआईएस खरीद रहा है, अब डीआईएस पे आ जाते हैं। अरे डीआईएस के पास इतना पैसा कहां से आएगा जो खरीदेगा? तो आप बोलिएगा काहे, पैसे का कमी है ना ना, एक बात बताइए, डीआईएस के पास कहां से इतना पैसा आएगा जो खरीदेगा? तो आप बोलिएगा काहे, पैसा का कौन कमी है? तो दिखला देते हैं कौन कमी है, तो उसी पे चर्चा करिए लेते हैं। अरे ये तो मोतीलाल का तुम काहे खोल देते हैं ना, इससे थोड़ा बीमारी है, इसका खोलो नहीं कि इस पे तो एनालिसिस करना मुश्किल है, हमको बंद करना पड़ेगा 1 मिनट। तो यहां देखते हैं कि जो एफआईएस बेच रहे हैं, तो डीआईएस कब से इतना पावरफुल हो गए कि डीआईएस कवर कर लेंगे एफआईएस की बिकवाली? क्योंकि आज से पहले, ये देखिए सीधा ईयरली में आते हैं, जब भी आप देखिएगा एफआईएस बेचे हैं, मार्केट धड़ाम से गिरा है।
हम ज्यादा नहीं, 2024 को छोड़ दीजिए, खाली उसके पहले देख लीजिए। 2022 में आप देखिए कि एफआईएस की बिकवाली आपके सामने है 2022 में, ठीक है, 2,78,000 करोड़ का बेचा है, ठीक है। एफआईएस कितना बेचा है? 2,78,000 करोड़ का बेचा है। और डीआईएस इस जगह कितना कर रहे हैं? 2000 कितना में था जी? 2022 में, और डीआईएस खरीदे हैं 2,76,000, ठीक है। आप खाली 2024 को छोड़ दीजिएगा, 2024 को छोड़ के आप देख लीजिएगा, कभी भी डीआईएस एफआईएस से उतना ज्यादा नहीं खरीद पाए हैं, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं खरीद पाए हैं। ये चीज आप देख लीजिएगा। आपको यहां भी दिखला देते हैं। 23 में देखिए 184 करोड़, और एफआईएस कितना बेचा है? 23 में बेचवे नहीं किया है, ठीक है। 22 में 2,78 बेचा है, तो डीआईएस भी 2,76 खरीदा है। 21 में देखिए, 21 में 92 बेचा है, तो 21 में 94 खरीदा है। 20 में खरीदा है, बेचा नहीं, एफआईएस खरीदा है। 19 में खरीदा है। 18 में 73,000 करोड़ बेचा है, तो डीआईएस 18 में देखिए 1,09,000, तो उस समय ज्यादा खरीदारी किया है, ठीक है। तो आप इस तरह से 17 में भी देखिएगा, तो 17 में भी 43 है, और यहां 17 में 90 के आसपास खरीदा है, ठीक है। तो उस समय मार्केट अच्छा भागा था। तो यही चीज अभी दिख रहा था कि जो ये खरीदारी है, जब भी डीआईएस की बड़ी खरीदारी हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण रहा है। तो कारण को ढूंढते हैं और उसको हम इलाज करके आगे बढ़ते हैं। ये कारण आप साल का एनालिसिस कर रहे हैं, 2, 4, 10 दिन में आप सोचिएगा कि ये चीज दिख जाए, तो नहीं, सब समय लेता है। किसी भी व्यवस्था को बनने में एक टाइम, एक कालखंड का प्रयोग होता है, जो कि उस हिसाब से आगे बढ़ता है। जिस तरह नहीं, बच्चा को बॉर्न होने में भी 9 महीना का समय लगता है, तो एक एएमसी को भी बनने में 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल का टाइम लगता है। समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का इतना बड़ा खरीदारी, जो कि मतलब हालत खराब कर देने वाला है, 2024 में 3 लाख करोड़, भाई साहब, इससे पहले इतना ना हो रखा है। इससे इतना बड़ा बिकवाली आज तक के इतिहास में ना हो रखा है, और बेचा है। आप देख लीजिए डॉलर कितना कमजोर हुआ 1 साल में, ठीक है। तो एफआईएस का बिकवाली यहां गलत नहीं कह रहे हैं। आप ये सोचिएगा कि एफआईएस का बिकवाली यहां गलत, आप उसको गलत नहीं कह सकते। 1 साल में देखिए, 1 साल में देखिए क्या है जी। 1 साल में ये देखिए क्या परसेंट दे रहा है। तो 1 साल पहले ये, 1 मिनट, हाँ, जनवरी 24 में 83 पे था, और गिर के वो 82 के आसपास आया था, है ना। 83 के बाद 1 साल में वो इतना टूट लिया, मतलब 3-4% टूट लिया, कुछ नहीं, खाली रखे रखे टूट गया, ठीक है। 5 साल में देखिएगा, तो जब 70 का हम बोल रहे थे ना, 2020 में जो 70-71 में किया था निवेश, वो भाई साहब अभी देखिएगा तो 21% टूट गया है। क्या बोलिएगा आप ही बताइए। जिसका निवेश टूटता है उसको देखिए कि भाई 21% टूट गया है 5 साल में। आप बोलिएगा हाँ, और एक सच्चाई बताएं। आप बोलिएगा क्या? 5 साल में ना बैंक निफ्टी का रिटर्न देखिएगा। आप बोलिएगा क्या मतलब? हाँ, एक बात, मतलब मैं ऐसी जस्ट आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी है ना, अब उस कंपाउंडिंग जो आपको करना देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी 5 साल में 60% पकड़ लीजिए, 58.46 का रिटर्न दिया है, और 20-21% आपका रुपया टूट गया है। आप समझ रहे हैं? डॉलर टूट गया है। उनके पास क्या बचा? 30% का रिटर्न 5 साल में। भाई साहब बताओ, आप ही बोलो, आपको मिलेगा ना? आप पागल हो जाइएगा, बोलिएगा हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे। मतलब पोस्ट ऑफिस का एफडी का रिटर्न, मतलब मोटा मोटी एफडी भी रिटर्न ज्यादा देता है इंडिया में। इंडिया का बॉन्ड भी ज्यादा रिटर्न देता है। ये सिचुएशन रहा। ये देखिए 54% बैंक ने रिटर्न दिया, और रुपया कमजोर हो गया 20-21% 5 साल में। रुपया ये देखिए 21% कमजोर हो गया। क्या एफआईएस के पास बचेगा? इसलिए उनकी बिकवाली गलत नहीं है, उनको गलत कहना उचित नहीं है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो उस मतलब कोई वो नहीं होगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं हमेशा सही हो जाऊं, या मैं गलत भी हो सकता हूं, तो उसके लिए टेंशन मत दीजिए। लेकिन जब 3 लाख करोड़ को बेचा है ना, तो यार डीआईएस 5.26 खरीद लिया, ये पैसा कहां से आया? आप बोलोगे वो सर अपना एसआईपी बढ़ गया। अरे एसआईपी क्या बढ़ गया? 25,000 करोड़, 24,000 करोड़, 20,000 करोड़ जोड़ लीजिए साल का। तो आप बोलिएगा सर वो पेंशन वाला का हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी करिए, अचानक से इतना कैसे हो गया है? तब हम लोग के सामने खबर निकल के आया था, आप लोगों के भी सामने आया था, मैंने बताया था कि फूफा जो है रूप चेंज करके आ रहे हैं। ब्लैक रॉक अक्टूबर में खास तेजी आया था, और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के साथ मिलकर लोन बांटेंगे मुकेश अंबानी। तो मुकेश साहब 50% के लिए जियो फाइनेंस में अपना जो भी है पार्टनर बना के अब ये चलना शुरू हो गया है। तो आप ही बताओ, इतना बड़ा शख्स है, वो देखा कि भाई साहब अब शेयर मार्केट से नहीं पैसा बन रहा, तो लोन बांट के पैसा बनाते हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा आदमी को उसने अपने
अंडर लेके उस काम में शुरू किया। अब जो भी वो एएमसी बना रहे, जो भी बना रहे, तो आप समझ सकते हैं कि उसको बनाने में समय लगता है। 26,000 रुपये तो नहीं ना बनाएंगे। अक्टूबर में जब ये न्यूज आया था, उस समय जब सेबी ने परमिशन दिया था, उस समय निफ्टी 25-26,000 चल रहा था। उतना ऊपर तो नहीं ना बनेगा, आएगा धीरे धीरे नीचे। और मैं आपको बोला था कि जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक बार थोड़ा खरीद लेते हैं, उसके बाद मार्केट का जायजा लेते हैं, फिर खरीदते हैं, अपने आप बाइंग नीचे आ जाता है। सेम चीज ये भी करते हैं, ठीक है। तो यहां आशा करता हूं कि मैंने जो चीज बताना चाहता। अब आप बोलोगे तो फिर ये सर भारत में क्यों? तो भारत में वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भारत को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ब्लैक रॉक इतना बड़ा आदमी है कि जब अमेरिका के पास पैसा खत्म हो जाता है तो चंदा मांगने जाता है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। पूरे वर्ल्ड में उसका पैसा लगा रहता है, कहीं घटता है कहीं बढ़ता है, उसका अलग बात है। तो ये एक सिस्टम है। वो नहीं चाहता है कि इंडिया को छोड़ू, इंडिया के यूथ को छोड़ू, इंडिया के यूथ के शौक को छोड़ू, क्योंकि वहां से पैसा बनेगा। इसलिए वो इंडिया में निवेशित रहने के लिए इस प्रकार का एमसी और जो भी है अपना वो सिस्टम तैयार कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। हम लोग कौन सा मना किए? हम तो बोलिए रहे कि आइए हमारा देश है। लेकिन जो डॉलर का दादागिरी है उसको समाप्त करने के लिए हमको लग रहा है कि आने वाले समय में काफी बड़ा एक वार, इसको वार नहीं बोलेंगे, समझे ना, इसको बहुत तगड़ा ट्रेड वार के टाइप पे निकल के आ सकता है। क्योंकि देखिए, अगर ट्रंप साहब अपना टैरिफ लगाए, जो भी लगाए, वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे ना, क्योंकि उनके दिमाग में तो गैस है भाई। अमेरिका सरकार को, ट्रंप साहब कोई एक जस्ट कठपुतली है, उनका सिस्टम में गैस है भाई। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, तो रहो फर्स्ट, तुम बन जाओ अकेले फर्स्ट, हमें ना चाहिए डॉलर। अगर कोई समझ रहे मेरी बात? तो कई मतलब इस तरह का हम इस पे ज्यादा, हम उतना मैच्योर नहीं है इस पे बोलने के लिए, बस हम इतना इशारा कर रहे हैं कि डॉलर के अलावा भी कुछ करेंसियां जो है ना वो मजबूत हो चुकी है। इस चीज को समझिए। तो इसीलिए डॉलर का कमजोर, मतलब रुपया का कमजोर होने के लिए हम लोग को ज्यादा, चाहे हमारा रिजर्व, डॉलर का रिजर्व घट रहा है तो उसका सोना खरीदा रहा ना भाई। तो ये सब कई चीज आप तालमेल बना के देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एफआईएस बेच क्यों रहा है, ठीक है, और डीआईएस इतना खरीद कैसे रहा है। सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि फूफा चले जाएंगे, नहीं, फूफा रहेंगे थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करके रहेंगे। चलिए, आशा करता हूं कि इस पे, ये विषय एक ऐसा विषय है जो चिंतन का विषय है और इस पे अकेला चिंतन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फूफा पे ज्यादा हम लोग को नाराज ना होके हमें अपना पोर्टफोलियो पे ध्यान रखना है और पोर्टफोलियो में अब थोड़ा सा लिमिट होके काम करना है, ठीक है। क्योंकि आने वाला टाइम एक अलग सा मतलब करेगा। तो इंडेक्स में ही रहिए, पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक से अपना, मतलब ठीक है, मना नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा इंडेक्स में ही रहिए। और 2025 स्विंग करके ही रिटर्न बनेगा, एक तरफा मूव नहीं बनेगा, क्योंकि अभी गिरावट होने की भी चांस बनती है, फिर रिकवर आने का भी चांस बनता है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि वो समझ में आया होगा। मैंने कुछ चीज को रोक दिया, नहीं बोलना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।